है तो ऐसा क्या धमाक चौकड़ी मच जाती है पृथ्वी पर कि सब हाय तौबा करने लगते हैं पहले के टाइम पे। लेकिन किसी ने बता दिया कि भाई ग्रहण लग रहा है तो ऐसे मत करो वैसे मत करो, हो जाता है। लेकिन मालूम किसी को नहीं है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो लाइट को समझते हैं। तो लाइट को जब समझ लेंगे तो पता चलेगा कि जब लाइट नहीं पहुंची हम तक तो क्या होगा। यह ग्रह यहाँ पर है तो ये योग बन रहा है, ये संजोग बन रहा है तो ऐसा होगा वैसे होगा, पर क्यों होगा। तो लाइट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मकसद एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं है कि बस उठाया और डायग्राम ड्रॉ किया और बता दिया कि हाँ ये आपके हाउसेस हैं, ये आपका राशि है, ये प्लैनेट यहाँ है तो ऐसे ऐसे से होगा, नोट कर लो और इसको रट लो, कोई आए तो बोल देना। बात यह है कि हम इनकी स्टडी क्यों करते हैं। अगर लाइट बैरियर हो रहा है तो उसे जानना क्यों, क्या कुछ मतलब का है, मतलब की चीज़ें हैं क्या, हमारे जीवन पर इसका कोई प्रभाव है कि हमें इसे जानना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है, क्योंकि अगर लाइट को नहीं समझेंगे तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते। बस किताबी जो बातें हैं वो हम रट लेंगे तोते की तरह और बस बोलना शुरू करेंगे जैसे कि ज़्यादातर होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अबाउट एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, द पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़ आर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एस्ट्रोलॉजी। जो आज का जो मास पॉपुलेशन है ना, इनमें एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस बहुत ही कम है आज के टाइम में। हालांकि एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी जुड़ी हुई है हर एक स्टेप पे कि वी फॉलो दैट। बट क्या होता है ना कि इनके पीछे का जो कारण होता है कि हम कोई चीज़ क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये जब पता नहीं होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि हॉरोस्कोप क्या होता है, कुंडली क्या होता है, जो हॉरोस्कोप का चार्ट बना होता है वो क्या होता है। तो ये सोलर सिस्टम पे डिपेंडेंट है, सोलर सिस्टम का फुटप्रिंट है और अर्थ सेंटर में है। और अर्थ के चारों तरफ जो 12 जोन है, जिन्हें हम हिंदी में राशि कहते हैं और इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन बोलते हैं। ये जो 12 ज़ोडिएक साइन है, एक जोन है 30 डिग्री का। तो प्लैनेट्स चारों तरफ कहाँ हैं? प्लैनेट्स नहीं, प्लैनेट्स अगर बोलेंगे तो सेलेस्टियल बॉडी हो जाएगा। ग्रह, लाइट बैरियर ऑब्जेक्ट या पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, हम इनकी स्टडी करते हैं। पर बात यह है कि हम इनकी स्टडी क्यों करते हैं। अगर लाइट बैरियर हो रहा है तो उसे जानना क्यों, क्या कुछ मतलब का है, मतलब की चीज़ें हैं क्या, हमारे जीवन पर इसका कोई प्रभाव है कि हमें इसे जानना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है, क्योंकि अगर लाइट को नहीं समझेंगे तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते। बस किताबी जो बातें हैं वो हम रट लेंगे तोते की तरह और बस बोलना शुरू करेंगे जैसे कि ज़्यादातर होता है कि हाँ यह ग्रह यहाँ पर है तो ये योग बन रहा है, ये संजोग बन रहा है तो ऐसा होगा वैसे होगा, पर क्यों होगा। तो लाइट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मकसद एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं है कि बस उठाया और डायग्राम ड्रॉ किया और बता दिया कि हाँ ये आपके हाउसेस हैं, ये आपका राशि है, ये प्लैनेट यहाँ है तो ऐसे ऐसे से होगा, नोट कर लो और इसको रट लो, कोई आए तो बोल देना। और यहाँ पे है तो नोट कर लो, रट लो, कोई आए तो बोल देना। तो ये क्या होता है ना कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जो बाहर का एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हम कहाँ मात खा जाते हैं। जैसे हमारा CBSE में पढ़ाई होता है ना कि पढ़ लो और रट्टा तोतू मल की तरह, तोता की तरह इसको रट लो और एग्ज़ाम में वॉमिट कर देना सब कुछ। तो इंडियन सिस्टम ही वैसा चला आ रहा है कि पता नहीं क्यों हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, इस पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं कि भाई बुक्स नहीं है, समझ के आना, कुछ भी पूछेंगे और उसका जवाब तुमको देना है। पर बाहर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा है। बुक्स अवेलेबल, जैसे स्कूल होता है बाहर में तो बुक्स अवेलेबल, कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक्स नहीं है, बुक्स तुम ढूंढो। टॉपिक ये है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और बुक्स, सही बुक्स लाइब्रेरी में से सही कंटेंट ढूंढ के लाओ और इसका मुझे जवाब चाहिए। तो क्या होता है कि बच्चे ढूंढते हैं और ढूंढने के चक्कर में इतना सब कुछ उन्हें पता चल जाता है कि कुछ भी पूछो, यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ढूंढने, रिसर्च का यही एक बेनिफिट है कि रिसर्च करते करते आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया कि कुछ भी पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप उसे सही से बता देंगे। पर इंडिया में जो पैटर्न है स्टडी का कि बुक्स अवेलेबल है, यहाँ इस पेज पे इसका जवाब लिखा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका ये जवाब है, इसे पढ़ के आना और देखते हैं कितना तुमको आता है। तो कौन से पेज पे कौन से क्वेश्चन का कौन सा जवाब है, उसे रट्टा मार करके जो विद्यार्थी हैं पहुंचते हैं स्कूल और वॉमिट कर देते हैं, सारा जो पढ़ के आया लाइन टू लाइन लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है कि जरा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछो तो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था ना, क्वेश्चन तो दूसरा था जो आपने स्कूल में बताया था।
ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, और ट्विस्ट करते वक्त मार्क्स फिर कम आते हैं। तो क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि अगर आप रिसर्च बेस्ड स्टडी कराएंगे, अगर एक टीचर स्टूडेंट को रिसर्च बेस्ड स्टडी करवाएगा और स्टूडेंट्स कहीं से भी रिसर्च करके आंसर लेके आ रहा है, तो टीचर को उसका जवाब उसने सही दिया या नहीं दिया कैसे पता चलेगा? इतना नॉलेज टीचर को भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर एफर्ट नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो उसमें देगा, साइटेशन देगा, कहाँ से उसने ये इन्फॉर्मेशन कोट किया उसको वो साइट करेगा। वो साइटेशन को दोबारा से रीचेक करना टीचर का काम है, इतना एफर्ट टीचर भी नहीं लगाते। तो ज्योतिष में भी कुछ ऐसा ही है। बुक्स में पढ़ लो कि भाई ये ग्रहों का संयोग है तो ऐसी चीज़ें होंगी, और किसी ने कुछ पूछ दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि मेरा जन्म इस समय हुआ था तो क्या होगा, वो किताबी रटा हुआ है, बोल दिया, उसी में प्रिडिक्शन फेल होती है या नहीं हो पाती, तो बदनामी किसकी होती है? खैर ये तो बहस का विषय है, इसमें 50 बहस का स्कोप है, कितना सही कितना गलत है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि रिसर्च कर लिया जाए कि ये होता क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी को समझने से पहले, मुझे मालूम है आप में से आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आप में से जिसे भी एस्ट्रोलॉजी की समझ है आपको पता है, मैं ये मान के चलती हूँ आपको पता है। लेकिन जो नए हैं, जो जानना चाहते हैं, तो एक नए तरीके से उन्हें एक समझाने का एक पहल है मेरी तरफ से, एक नया दृष्टिकोण है। जो जानते हैं वो भी इस कॉन्वर्सेशन से जुड़ सकते हैं, कुछ नॉलेज में ऐड ऑन हुआ है, या मुझसे ज़्यादा जानते हैं, या मुझे अपने नॉलेज में कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं अपने नॉलेज को अपग्रेड करूँगी। और अगर मुझसे कुछ आपको वैल्यू मिलता है या बेनिफिट मिलता है तो आप अपग्रेड करिए। जो नए हैं वो जुड़िए, उन्हें कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी। फैक्ट चेक करिए, गूगल पे फैक्ट चेक करिए, आज के टाइम पे तो गूगल है, यू कैन गूगल एनीथिंग। तो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत समझने से पहले हम लाइट को समझेंगे। क्यों लाइट क्यों जरूरी है? अगर ग्रहण लगाता है, लाइट बैरियर का काम करता है, लाइट को अर्थ पे आने से रोकता है, तो ऐसा क्या धमा चौकड़ी मच जाती है पृथ्वी पर कि सब हाय तौबा करने लगते हैं पहले के टाइम पे। लेकिन किसी ने बता दिया कि भाई ग्रहण लग रहा है तो ऐसे मत करो वैसे मत करो, हो जाता है। लेकिन मालूम किसी को नहीं है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो लाइट को समझते हैं। तो लाइट को जब समझ लेंगे तो पता चलेगा कि जब लाइट नहीं पहुंची हम तक तो क्या होगा। अच्छा, आपने देखा है ना, आप अपने घर में अगर प्लांट्स को, आपका शौक है प्लांटेशन का, अगर प्लांट्स उगाने का आपका शौक है, तो आप 2 तरीके से प्लांट्स को कल्टीवेट करिए। घर में इंडोर मैं बात कर रही हूँ, पौधे का सेम ही पौधा लेना है इंडोर, ठीक है। जैसे आपने बेसिल ले लिया या इटालियन बेसिल ले लिया या कोई भी हर्ब्स ले लिया, मिंट ले लिया या कोरिएंडर ले लिया, ठीक है। उस सेम पौधे को मिट्टी में, गमले में आप उगाइए, और सेम पौधे को हाइड्रोफोनिक में उसको कल्टीवेट करिए। हाइड्रोफोनिक में सिर्फ मिट्टी नहीं होती, पानी होता है बेस में, और लाइट सिस्टम होता है। 2-3 तरीके के इंपॉर्टेंट लाइट्स, उसका जो टॉप है ना, उसमें 3 तरह के इंपॉर्टेंट लाइट्स निकलती है, ब्लू, येलो एंड रेड, ठीक है। तो सेम पौधा, सेम टाइम पे रोपा हुआ पौधा मिट्टी से भी जन्म लेगा, और लाइट जहाँ मिट्टी नहीं है लेकिन उसको एक्स्ट्रा अच्छा लाइट मिल रहा है। हालांकि मिट्टी वाले पौधे को भी लाइट मिलेगा, लेकिन हाइड्रोफोनिक में जो लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो अबंडेंस में है। ग्रोथ देखिएगा दोनों पौधे का कितना अच्छा होगा। जो हाइड्रोफोनिक में जो हर्ब्स आपने जो भी लगाया, अगर सपोज कोरिएंडर लगाया या बेसिल लगाया, वो जितना स्पीड से ग्रो करेगा और उसके पत्ते जितने हेल्दी वाइड रहेंगे, जितने थिक रहेंगे, उतना मिट्टी के पौधे का नहीं रहेगा। अगर आपने कोई सैलेड का लीव्स पे आप इसको आजमा सकते हैं, आप लेटस आजमा सकते हैं। घर में हम यही सब उगाते हैं ना। हाँ, मैं फ्लावर की बात नहीं करी। अगर आपको कुछ घर में हर्ब्स या सैलेड उगाने का शौक है तो आप दोनों तरीके से, अगर आपने कभी उगाया हो या आपका कभी मूड हुआ तो आप उगा के देखिए, या क्यूरियोसिटी वाइज भी आप उगा के देख सकते हैं। दोनों में आप फर्क समझ जाएंगे कि सिर्फ लाइट से ग्रोथ में कितना फर्क पड़ जाता है। मिट्टी तो मिल रही है, एक को मिट्टी मिल रही है, एक को मिट्टी नहीं मिल रही। मतलब न्यूट्रिशन किसी ने मिट्टी से लिया और एक नॉर्मल लाइट से लिया, इन्वायरमेंट के लाइट से, और दूसरे ने न्यूट्रिशन के नाम पे मिट्टी उसके पास है ही नहीं, वाटर है, वाटर में उसको कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे और वाटर मिल जाएगा, और सिर्फ लाइट से उसका कितना अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो खैर ये तो मैंने एग्जांपल लिया। आप में से बहुत लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि भाई हम पौधे थोड़ी है, हम तो अच्छे खासे फुली डेवलप्ड मैमल्स हैं, जो पौधे में होगा वो हमें थोड़ी होगा। तो देखिए क्या होता है ना, सबसे पहली बात कि क्या लाइट जो है पृथ्वी पे इन ग्रहों से आती है? नहीं, इन ग्रहों से लाइट नहीं आती है। लाइट तो सिर्फ सूर्य से ही निकलती है, और
लाइट का जो स्पेक्ट्रम है ना, जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है जो सूर्य से निकलता है, वो हमने पढ़ा होगा कि जो 7 तरह के जो लाइट होते हैं, जो शुरू होता है आपका, अगर एक स्केल में लिया जाए लाइट को, तो हमारी जो विजिबिलिटी, जिन्हें जिन्हें हम अपने आईज से देख सकते हैं, मतलब हमारे सेंसेस जिस लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो लाइट के सेंसेस, लाइट के स्केल में विवग्योर, जिसे 7 तरह के लाइट बोला जाता है, विवग्योर इनका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वायलेट से लेकर के रेड तक, वायोलेट से लेके रेड तक, ये 7 तरह के लाइट हमारे विजिबिलिटी रेंज में आते हैं, मतलब हमारे सेंसेस इन्हें कैच कर सकते हैं। रेड से पहले भी एक लाइट के स्पेक्ट्रम में लाइट होता है इंफ्रारेड, उसके पहले होता है माइक्रो, जैसे इंफ्रारेड लाइट हो गया, फिर माइक्रोवेव हो जाता है, फिर रेडियो वेव हो जाता है, ठीक है। ये सब लाइट के ही कैटेगरीज हैं। वायोलेट के दूसरी तरफ, वायोलेट के दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे लाइट्स हैं जिसे हमारे आईज डिटेक्ट नहीं कर सकती, वो लाइट है अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। इन सभी लाइट का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में, हमारे मेंटल डेवलपमेंट में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हाँ, लाइट का तो रहता है, वी ऑल एग्री कि लाइट का इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, पर आसमान से क्या लाल, पीले, नीले, हरे लाइट आ रहे हैं जिसका हमारे ऊपर असर होगा? आसमान से तो सिर्फ एक ही रोशनी आ रही है, सफ़ेद या फिर थोड़ा सा वार्म वाइट लाइट आ रहा है। जो सूर्य से लाइट निकल रहा है, ये सारे लाइट मिल करके हमें वाइट या वार्म वाइट दिखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लाइट के जितने भी कैटेगरीज हैं, ये अलग अलग कलर फॉर्म करती है। किस वजह से? इनका एक यूनिट होता है। अगर, क्योंकि लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो स्ट्रेट नहीं कर रही, लाइट ट्रैवल करती है इस तरीके से। जितने भी दुनिया में, इस यूनिवर्स में वेव्स हैं, चाहे लाइट वेव्स हो, साउंड वेव्स हो, किसी भी तरह के वेव्स हो, सब इस तरीके से जिगजैग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अच्छा, जिगजैग में भी सबका जिगजैग करने का तरीका ना अलग अलग है। कोई फास्ट जिगजैग करता है, कोई स्लो जिगजैग करता है, ठीक है। तो ये जिगजैग करना, यानी ऊपर जाना फिर नीचे आना फिर ऊपर जाना, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब कितने स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी फास्ट है तो वेव लेंथ, स्पीड ज़्यादा रहेगा पर वेव लेंथ शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स लगा दिया ना, ऊपर नीचे जाने में इतना एफर्ट लगा दिया कि ज़्यादा आगे तक नहीं जा सके। तो विवग्योर में VIVGYOR, तो विवग्योर में एक तरफ है रेड और दूसरी तरफ है वायलेट, ठीक है। तो जो रेड है ना, वो ऊपर नीचे करने में टाइम लगाता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी स्लो है, तो स्पीड स्लो है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकता है, ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करता है रेड। और दूसरी तरफ है वायलेट, जो कि लाइट स्पेक्ट्रम का हम जो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका लास्ट जो पॉइंट है वो वायलेट। वो फ्रीक्वेंसी हाई है, बहुत स्पीड से फ्रीक्वेंटली मूव करता है, अप एंड डाउन वेव बनाता है, तो वेव लेंथ उसका शॉर्ट हो जाता है। वेव लेंथ के हिसाब से सबसे कम दूरी तय करने वाला है वायलेट, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, ऊपर नीचे करने का जो फ्रीक्वेंसी उतना हाई होता है कि ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि जो ज़्यादा फोर्स लगाता है ज़रूरत से ज़्यादा, वो ज़्यादा आगे नहीं जाता, और जो आराम से फोर्स लगाता है लेकिन कंसिस्टेंट है, वो लंबी दूरी तय करता है। तो कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। तो वायलेट जो है वो सबसे कम दूरी तय करता है, उससे थोड़ा आगे दूर तक ट्रैवल करता है इंडिगो, उससे ज़्यादा दूरी तक तय करता है ब्लू, उससे ज़्यादा दूरी तय करने वाला जो लाइट है वो है ग्रीन, उससे ज़्यादा दूरी तय करने वाला लाइट है येलो, उसके बाद ऑरेंज, और उसके बाद सबसे लंबी दूरी तय करने वाला हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में, विवग्योर में है रेड। रेड सबसे लंबी दूरी तय करता है। यही कारण है कि सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई में हमें रेड लाइट नजर आती है, क्योंकि सनसेट के टाइम पे सूर्य इतना दूर चला जाता है, और सूर्य की दूरी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर चुकी है, तो एकदम एंडिंग पॉइंट पे नाइट से पहले सूर्य की कौन सी रोशनी हमें नजर आती है? रेड, क्योंकि रेड सबसे दूर तक ट्रैवल करता है। और जब रेड भी खत्म हो गई तब हो गया डार्क, मतलब डार्कनेस। जब संध्या में भी पैटर्न आप देखिएगा, 5 बजे अगर आपका 6 या 6:30 बजे सनसेट का टाइम है, तो मतलब 6 बजे के आसपास आसमान, अगर क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो थोड़ा येलोइश, फिर ऑरेंज, येलो ऑरेंज मिक्स, और लास्ट में रेड, एक्सट्रीम रेड होते होते फिनिश, सनसेट डार्क। अब रेड के कैटेगरी के बाद जो सन में से जो लाइट आ रही है, उस लाइट स्पेक्ट्रम में रेड के बाद अगर जो लाइट होता है वो होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और फ्रीक्वेंसी और भी स्लो है, और वेवलेंथ यानी कि ट्रैवल रेड से भी ज़्यादा अगर कुछ ट्रैवल करता है तो वो इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव, ठीक है। और वायलेट से भी कम दूरी तक ट्रैवल करने वाला कोई लाइट है तो अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्सरे, और उसके बाद गामा रे। इन सभी लाइट का हमारे बॉडी में ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, बॉडी की ट्रीटमेंट एज वेल एज मेंटल ट्रीटमेंट। अब आते हैं टॉपिक पे कि आसमान में से लाइट आ रहा है कि नहीं, या कैसे आ रहा है।
तो सूर्य से निकलती है लाइट, और हमारे सोलर सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स है, मर्क्यूरी से लेकर के सैटर्न तक, इन सब से टकरा कर हमारे पृथ्वी पे आती है। ये लाइट पूरे सोलर सिस्टम में फैलती है और हमारी पृथ्वी पे भी आती है। पर इसका क्या महत्व है? ये सारे ऑब्जेक्ट का जो संरचना है ना, जो बनावट है, जो कॉम्पोजिशन है, वो कुछ इस तरीके का है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कलर ही थ्रो बैक करता है, एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट ही थ्रो बैक करता है। जैसे कि जो मरकरी है, इसकी संरचना ऐसे है कि ये ग्रीन, सूर्य का रोशनी उस पर पड़ा, उसने सारे कलर ऑब्जर्व कर लिए, सिर्फ ग्रीन लाइट थ्रो बैक किया, उसने ग्रीन लाइट एमिट नहीं किया, ग्रीन लाइट थ्रो बैक किया। वो इसलिए आप ऑब्जेक्ट्स देखते हैं ना, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये हमें व्हाइट क्यों नजर आता है? ये व्हाइट इसलिए नजर आता है क्योंकि इसने सभी जितने भी वेवलेंथ है सबको एक साथ थ्रो बैक कर दिया। जब सारे ही विवग्योर के सातों कलर एक साथ जब निकलते हैं तो वो हमें व्हाइट नजर आता है। वो ऐसा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ फॉर्म होता है कि उस वेवलेंथ का कलर व्हाइट है, ठीक। और ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है? ये जो मेरा मोबाइल है, ये ब्लैक क्यों नजर आ रहा है? इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसने सभी कलर को ऑब्जर्व कर लिया। ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक ऑब्जर्वेंट है, ये ऑब्जर्व करता है। ये सारे वेवलेंथ इसने ऑब्जर्व कर लिए, कुछ भी थ्रो बैक नहीं हुआ। तो जब कुछ भी थ्रो बैक नहीं होता है, जहाँ रोशनी नहीं होती वहां पे अंधेरा होता है, तो ये ब्लैक है। और सपोज मैंने एक बुक लिया, ये रेड क्यों नजर आ रहा है? ये रेड इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने एक ही तरह का वेवलेंथ लाइट का थ्रो बैक किया, बाकी दूसरे जितने भी वेवलेंथ है इसने ऑब्जर्व कर लिए। ये जो वेवलेंथ थ्रो किया वो वेवलेंथ कुछ ऐसा है जिसे हम रेड कहते हैं, ठीक। तो हमें ये रेड नजर आया। तो इसी प्रकार से हर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइट, जिसका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेवलेंथ होता है, वो थ्रो बैक करता है। तो उस ऑब्जेक्ट का कलर हमें उस वेवलेंथ का नजर आता है। जैसे येलो है, कोई ऑब्जेक्ट येलो है, या कुछ ग्रीन है, या कुछ पिंक है, या व्हाइट है। पिंक विवग्योर में नहीं आता, पिंक में 2-3 कलर के वेवलेंथ मिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो पिंक नजर आता है। तो कहने का मतलब है कि मरकरी से लेकर सैटर्न तक एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का ही लाइट थ्रो बैक करता है, बाकी वो ऑब्जर्व कर लेता है। जुपिटर को ले लीजिए, कॉम्पोजिशन उसका ऐसा बनावट है, गैसेस उसके कुछ वैसे हैं, फॉस्फोरस ज़्यादा है, फॉस्फोरस का कलर ही येलो होता है। तो जो एक पूरा का पूरा जुपिटर है, एक ह्यूज मास, वो सारे कलर्स को ऑब्जर्व करके एक ही कलर थ्रो बैक करता है, वो है येलो, ठीक। मार्स रेड। अच्छा, ये जब ज्योतिष की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत से कहा गया था कि भाई लाल है यानी मंगल, लाल है यानी सेनापति मंगल, मंगल डिस्टर्ब है भाई जोड़े का, तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए लाल पहनाओ, दुल्हन को लाल पहनाओ। लाल की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाल अगर ज़्यादा है तो अलग तरह का इफेक्ट होता है, लाल अगर कम है तो अलग तरह का इफेक्ट होता है। लाल अगर ज़्यादा है किसी के पास रेडनेस का जो है चीज़, वो अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हाइपर एक्टिव एग्रेसिव एंगर इशू है। रेड कम है तो खुशी कम है, जोश कम है, कुछ करने की इच्छा कम है, स्लो है, आलस है, सब कुछ है। तो एक बैलेंस, हर एक लाइट का एक बैलेंस चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। खैर, इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। तो मार्स से आता है रेड लाइट, मरकरी से आता है ग्रीन लाइट, वेनस से आता है वाइट लाइट, ऑफ लाइट या चमकता हुआ लाइट, ठीक है। मून से आता है एकदम दूधिया वाइट लाइट, सारे कलर उसमें मिक्स्ड होते हैं, और वो वाइट लाइट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए और फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए। और फिजिकल से ज़्यादा ये वाइट लाइट हमारे मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो पूर्णिमा का बच्चा होता है, जन्म जिस दिन जिसका बच्चा पूर्णिमा का है, उसकी बौद्धिक क्षमता कुछ अलग ही लेवल की होती है। और जैसे जैसे ये घटता जाता है, मतलब कि ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो बताया गया है ना, वो यही है कि भाई जब चंद्रमा से रिफ्लेक्ट करके हमारे पृथ्वी पे आने वाली लाइट का प्रोपोर्शन जितना ज़्यादा रहेगा, उसका इफेक्ट अलग तरीके का रहेगा। जैसे जैसे ये कम होगा या जैसे जैसे ये ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शन वाइज इफेक्ट भी अलग होंगे। और बिल्कुल जिस दिन अमावस्या है, चंद्रमा से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उस दिन का बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का क्या सिम्टम्स, क्या मेंटल उसका नेचर होगा, वो अलग तरीके का। इसी की तो स्टडी की जाती है। तो ये चंद्रमा के केस में नहीं, ये सारे प्लैनेट्स के जो लाइट्स हमारे पे आ रही है उसकी स्टडी की जाती है। मंगल से हो गया, मार्स से हो गया रेड। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी बन गया है, अब मार्स पे आप यान भेजने लगे हैं, तो आपको पता चल चुका है कि अच्छा मंगल की संरचना ऐसी है, रेड सैंड है, सब कुछ रेड है। तो जब सब कुछ रेड है तो वो रेड ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि वो सारा वेवलेंथ वो ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ रेड ही थ्रो कर रहा है, इसलिए पूरा का पूरा मंगल आपको लाल दिखता है। पर जब आप यान नहीं भेजते थे तब भी आपको पता था कि मंगल का मतलब लाल रंग वहां से आ रहा है। अच्छा, अगर मैंने सुना है कुछ लोगों को कहते हुए कि ये क्या बकवास है, ज्योतिष पे विश्वास करना, अब तो हम चांद पे पहुंच गए, अब तो हम मंगल पे पहुंच गए, और ये पुरानी बातों पे हम विश्वास करते हैं, ये दकियालूसी बात है, आउटडेटेड बात है, वहम है, मतलब ये वहम है।
अब पता नहीं ये इसके पीछे उनका क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि अनअवेयर है, या कहते हैं ना कि जो नहीं जानता है वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को शो ऑफ करता है, जिसका ज्ञान कम है वो ज़्यादा अपने आप को ज्ञान के मामले में सुपीरियर दिखलाता है। और पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, पढ़ाई कुछ की नहीं है, लेकिन बस कहना है कि अब चंद्रमा पे चले गए या मंगल पे चले गए तो ये सब चीज़ आउटडेटेड, ये सारी बातें आउटडेटेड हो गई। भाई चंद्रमा पे आप चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चंद्रमा से आने वाली वाइट लाइट आपने पृथ्वी पे आना रोक दी, या मंगल से आने वाला रेड लाइट पृथ्वी पे आपने आना रोक दिया। लाइट तो आ रही है ना। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि दिख नहीं रहा है मंगल से आने वाला रेड लाइट, या मरकरी से आने वाला ग्रीन लाइट, जुपिटर से आने वाला येलो लाइट, या फिर सैटर्न से आने वाला ग्रे लाइट, तो हम कैसे माने? भाई इसके लिए टेक्नोलॉजी अगर किसी ने बनाई नहीं, किसी ने का मतलब अगर साइंस में अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं बन पाया है डिटेक्ट करने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। अच्छा, मैंने पिक्चर, अगर आप देखें गूगल पे सर्च करेंगे, आप स्पेस का पिक्चर देखिए, सोलर सिस्टम का पिक्चर, अगर जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है ना, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है जो ट्रैवल करता है अलग अलग प्लैनेट्स पे, जो हमारी टेक्नोलॉजीज बनी हैं स्पेस क्राफ्ट के जो कुछ पिक्चर्स आए हैं, जैसे वॉयेजर 1 उसने अभी हमारा सोलर सिस्टम को क्रॉस करके वो आगे निकल गया। तो जब तक सोलर सिस्टम में था, हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर जब तक था, उसने काफ़ी सारे पिक्चर्स सेंड की है, अर्थ की भी सेंड की है। तो डार्क एक बहुत ही वायरल हुआ था एक पिक्चर जो अर्थ का है, अदर नाइट साइड का, मतलब जो साइड सन को फेस नहीं कर रहा है, और मार्स क्लोज था, ऑर्बिट वाइज अर्थ के क्लोज था, तो वो पूरा का पूरा वो पोर्शन जो है वो रेड दिख रहा था। तो हमें पता नहीं चलता है डे लाइट में, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा लाइट्स हमारे ऊपर पड़ती है। अगर मार्स क्लोज है तो भाई सन का तो वाइट लाइट है, लेकिन जो रेड लाइट की इंटेंसिटी है हमारे ऊपर वो उस समय बढ़ी हुई है। इसी तरीके से येलो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी हुई है। अच्छा, जुपिटर अगर ज़्यादा दूर है, या जुपिटर के सामने कोई और ऑर्बिट आया हुआ है, या जुपिटर अगर सन के दूसरी तरफ है, तो येलो लाइट की पृथ्वी पे जो होना चाहिए उसमें काफ़ी हद तक कमी रहती है। सन से तो जो मिला येलो लाइट, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलता है ना अलग अलग प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होके, वो कम पड़ जाता है। तो कम पड़ जाता है तो हमारे ऊपर क्या कुछ असर होता है, नहीं होता, अभी उसके बारे में हम, हमारे ऊपर कुछ उसका असर आता है या नहीं आता है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि भाई डिफरेंट ये जो प्लैनेट्स है इससे रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर लाइट आता है, ठीक। अच्छा, अब लाइट थेरेपी तो मेडिकल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। बॉडी में कुछ चीज़ का गड़बड़ी है, उसको स्टडी करके एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइट थेरेपी उसको दी जाती है, उसको हील करने के लिए। मेडिसिन से तो हील होता है, लेकिन कई बार मेडिसिन से जब हील नहीं होता तो लाइट थेरेपी से हीलिंग की जाती है। अच्छा, वेव थेरेपी भी इसी का पार्ट है, और कलर थेरेपी भी इसी का पार्ट है। मतलब कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर होने से भी बॉडी हील करता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेव, जो लाइट का वेव है वो भी, उसकी भी थेरेपी देने से बॉडी हील करता है। अच्छा, बॉडी तो हील करता है और इसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन माइंड भी हील करता है, माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर एक कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाए तो उसके सिम्टम्स अलग हैं, कम हो जाए तो उसके सिम्टम्स अलग हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है या डिस्ट्रेस है, सिंपली डिप्रेशन है या कुछ है, तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइट से दी जाती है। ओवर एक्साइटमेंट है, हाइपर एक्साइटमेंट है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट की जाती है। तो लाइट का ये फंडा है। अब क्या है इसका, किस तरीके से ये हमारे बॉडी में और माइंड पे प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में जो एक चीज़ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे कहते हैं हार्मोन्स, ग्रंथि। हार्मोन्स एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन करता है। अच्छा, बॉडी पे तो इसका इफेक्ट है, माइंड पे इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है, एक अलग अलग तरह का, जो अलग अलग जितने बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स है, कुछ पॉजिटिव माने जाते हैं, कुछ नेगेटिव माना जाता है। यानी कि कुछ हार्मोन्स का स्तर अगर बढ़ गया तो हमारे माइंड का जो नेचर है उसमें नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स है उसका स्तर बढ़ गया तो हमारे माइंड की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, हमारा मूड इन्हेंस हो जाता है, हम हैप्पी फील करते हैं। रेड लाइट आपको हैप्पी फील कराने में सबसे बड़ा योगदान देता है। क्यों? क्योंकि जब आप पे स्काई से कुछ एक्सक्लूसिवली रेड लाइट ज़्यादा आ रहा होता है तो आपका सबसे पहले तो सेरोटोनिन बढ़ जाता है, मेलाटोनिन बढ़ जाता है। ये दो हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। आपको हैप्पी फील होता है, मूड इन्हांस होता है, आपको करेज फील होता है, कुछ करने का एक्साइटमेंट फील होता है, बोरियत फील नहीं होती। बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा फील होती है। अगर आपके बॉडी में अगर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ये दोनों हार्मोन्स
एबंडेंस है, मतलब जितना होना चाहिए वो है, तो आप बहुत लकी हैं। और जितना होना चाहिए उससे थोड़े से और ज़्यादा आपको मिल जाए तो एडिशनल बेनिफिट है। फिर तो आप जॉली फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप उम्मीद नहीं हारेंगे। आपको लगेगा अरे नहीं, मतलब एक होता है ना, होपफुल रहेंगे आप। मतलब ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर रेड लाइट आपको ज़्यादा मिले तो आपका सेरोटोनिन हाई रहता है, आपका मेलाटोनिन हाई रहता है, आपका डोपामाइन हाई हो जाता है। ये सारे जो हार्मोन्स हैं फिजिक भी आपका बूस्ट करते हैं, और माइंड भी आपके माइंड पे भी हेल्दी इफेक्ट लाते हैं। तो दूसरी तरफ लास्ट पे चले, ये तो रेड का कैटेगरी हो गया। अगर हम लास्ट पे चले जाए, वायलेट, ब्लू, इंडिको, अगर ये लाइट आपको ज़्यादा मिले तो आपका सेरोटोनिन, मेलाटोनिन लो हो जाता है, डोपामाइन लो हो जाता है, कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। और कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो आप स्ट्रेस फील करते हैं। हाँ अच्छा, इधर अगर रेड लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन इतना ज़्यादा हाई है कि आप हाइपर फील करते हैं, आप एंगर फील करते हैं। मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस, लिमिटेशन होना चाहिए ना, उस लिमिट से आगे नहीं। खाना आप भूखे भी नहीं रह सकते, आप अपने आप को ओवरलोड भी नहीं कर सकते। तो ओवरलोड के भी सिम्टम्स अलग है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल जब हाई होता है, ये नेगेटिव हार्मोन माना जाता है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। मतलब कॉर्टिसोल क्या करता है कि आपको वो इतना फोकस्ड बना देता है कि आप रिलैक्स होना भूल जाते हैं। स्ट्रेस बढ़ा देता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी केयरफुली आप उस चीज़ को लेते हैं, आप लाइट वे में नहीं ले सकते। तो जो कॉर्टिसोल अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो स्ट्रेस लेने का, हमेशा फुल टाइम फोकस रहने का मतलब है कि आपकी बॉडी भी डिप्लीट होगी, माइंड की एनर्जी भी डिप्लीट होगी। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव ही हार्मोन माना जाता है। बॉडी पे इसका असर, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कॉर्टिसोल बढ़ जाए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपको ब्लू लाइट, वायलेट लाइट मिले, तो फिर आप ज़िंदगी भर स्ट्रेसफुल रहेंगे और बहुत कम ही हैप्पी फील करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर कॉर्टिसोल का ज़्यादा स्ट्रेस लेने का मतलब है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका जो असर पड़ता है वो माइंड पे पड़ता है। जब कॉर्टिसोल फुल टाइम हाई रहे किसी इंसान का, तो उसकी लॉन्जेविटी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। इतना हमने समझ लिया लाइट का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं इसका अगला स्टेप। अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है तो ईस्ट वाइज रोटेट कर रही है, तो ईस्ट में से जो चीज़, मतलब बच्चे के जन्म के टाइम पे अर्थ का उस समय जो भी ईस्ट से जो लाइट उस बच्चे पे आया, वो उस बच्चे को लाइफ टाइम के लिए इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसने उसके हार्मोन्स को उस तरीके से सेट कर दिए। अगर ईस्ट में मार्स है तो रेड लाइट है। अगर इसका भी स्केल करेंगे तो अगर आप जीरो पे एक प्लस, राइट साइड में आप 0 से +1, +2, +3 जाते हैं, और लेफ्ट साइड में 0 से -1, -2, -3 जाते हैं। तो ईस्ट में अगर उसे मार्स मिला, यानी रेड लाइट की रिफ्लेक्शन ज़्यादा मिली, तो 0 समझ लीजिए नॉर्मल है। हम 0 से 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3 तक नॉर्मल समझेंगे। 4 से एक्सेसिव और -4 से एक्सेसिव नेगेटिव समझेंगे। तो रेड लाइट कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगी, 4-5 डिग्री तक मिल जाएगी। तो मतलब रेडनेस, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन इतना हाई हो रहता है। अच्छा, जन्म के टाइम में जो हार्मोन्स है वो क्या लाइफ टाइम तक इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल। हमारा बॉडी भी एक मशीन की तरह सिस्टम है। बनाने वक्त ही जो सिस्टम सेट कर दिया वो फुल टाइम ऐसे नेचर में वो ब्लॉक हो जाता है। कहते हैं ना कि एक होता है नेचर और एक होता है नर्चर। नेचर इंसान का कभी बदलता नहीं, नर्चर से उसको रेगुलेट किया जाता है। अगर बच्चे का नेचर कुछ ज़्यादा ही हाइपर है तो उसकी ट्रेनिंग ऐसे एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, सोसाइटी हम लोग करते हैं कि अगर कुछ नेगेटिव या हाइपर कुछ किसी भी इंसान का नेचर है तो उसको कंट्रोल में रखा जाए। तो नर्चर से आप रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान का आप नेचर नहीं बदल सकते। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जीन्स, नेचर तो जीन से आता है, सही है, नेचर जीन से आता है, डीएनए से आता है, लेकिन जन्म के टाइम का प्रभाव, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, वो बहुत पड़ता है। क्योंकि अगर किसी पेरेंट्स के 4-5 बच्चे हैं, आजकल 4-5 बच्चे तो नहीं होते, सपोज 2 ही बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, तो डीएनए माँ बाप का सेम ही आ रहा है, लेकिन नेचर फिर भी अलग है बच्चों का। तो जन्म के टाइम पे उसका अंतरिक्ष से, स्काई से कैसी लाइट उस पर पड़ी और हार्मोन्स उसके कैसे सेट हुए, वो उसका नेचर काफ़ी हद तक तय कर देंगे। अच्छा, अगर ईस्ट में मार्स उसे पहले मिला, मार्स की लाइट यानी रेड लाइट उसे मिली, तो वो सेरोटोनिन, डोपामाइन उसका इतना हाई रहेगा कि वो हमें फुल्ली एनर्जेटिक रहेगा। हाँ, अगर ईस्ट से लेकर के डे टाइम में मार्स कहीं पे रहे, स्पेशली अगर पीक
अगर डे टाइम का जन्म है और मार्स एकदम हेड के ऊपर है, मतलब ईस्ट से अगर वेस्ट तक देखा जाए तो बिल्कुल हेड के ऊपर है, तो वो बच्चा फिर बहुत ही करेजियस होता है। फिर वो ऐसे बच्चे एस्ट्रोलॉजी में चार्ट देख करके कह देते तुम्हारा बच्चा तो आर्मी में जाएगा या पुलिस में जाएगा, क्योंकि वहां नहीं जाएगा तो उसका मन ही नहीं लगेगा, वो उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो अपने एनर्जी को डाइल्यूट नहीं कर सकेगा, या इसी तरह के कुछ काम में वो जाएगा। अच्छा, अगर सेना में नहीं गया, पुलिस में नहीं गया, तो सिक्योरिटी गार्ड में, प्रोटेक्शन में कुछ, क्योंकि फिजिक भी वैसी बन जाएगी ना, फिजिक भी लंबा चौड़ा बन जाएगा, मस्क्यूलर बन जाएगा। रेड लाइट जब ज़्यादा पड़ती है तो मसल्स बिल्ड होते हैं, अच्छे मसल्स बनते हैं। तो वो जो कोडिंग है, हार्मोन्स की कोडिंग, वो लाइफ लॉन्ग रहती है, वो नेचर बिल्ड हो गया। तो इसी तरीके से अगर जुपिटर है, जुपिटर का लाइट प्रभाव अगर जन्म में पड़ा, सब ईस्ट ही में पड़ा, क्योंकि डे टाइम में मार्स अगर पीक आवर में, डे टाइम में अगर मान लीजिए 2 से 4 के बीच का जन्म है और मार्स अगर एकदम सीध पे ऊपर है, तो सनलाइट में रेड लाइट दबता नहीं है, तो रेड लाइट अच्छे से पकड़ में आ जाता है। लेकिन यही जो जुपिटर है, येलो लाइट है, ये इसको पकड़ने के लिए आपको सनलाइट धीमा चाहिए, नहीं तो ये जो येलोनेस है इसका अस्तित्व खो जाएगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, वो दूसरे वेवलेंथ में मर्ज हो जाएगा, येलो वेवलेंथ वो बचेगा नहीं। तो मीडियम इसलिए कहा जाता है कि जुपिटर जन्म के टाइम में एकदम ईस्ट का, लग्न का जुपिटर अच्छा होता है, या फिर 12th हाउस अगर 9 बजे से 10 बजे तक का जन्म है तब भी अच्छा होता है, या अलग अलग। अभी जब हम फर्दर एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करेंगे तो जैसे कहा जाता है ना कि इन जोन में, ज़ोडिएक साइन में या इस जोन में, इस राशि में जुपिटर का फल अच्छा होता है, क्योंकि वो एंगल फिक्स है और उसकी वेवलेंथ लाइट में उसको कहाँ एक सक्सेस मिलता है आप तक अच्छे से पहुंचने के लिए, वो सब फिक्स है। तो जब ईस्ट में जुपिटर मिला, सनलाइट मीडियम है, मध्यम है, तो येलो लाइट एक ऐसा वेवलेंथ है जो आप तक अच्छे से पहुंचेगी। आप खुद ही लाइट जलाइए ना, घर में लाइट जलाइए और उसमें उसके सामने अलग अलग लाइट रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल जो लाइट है किसी भी बल्ब का, उसमें रेड लाइट ज़्यादा दिख रहा है, येलो लाइट दिखना उसने अपना अस्तित्व खो दिया, क्योंकि वो डीम पड़ जाता है। ब्लू लाइट अच्छे से दिखेगा क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ब्लू लाइट को दबाना तो वाइट लाइट के बस की नहीं है। अगर ब्लू लाइट अच्छे से अगर उसको मिल रहा है तो उसका कलर ही वैसा है, वेवलेंथ ही वैसा है कि वो अपना अस्तित्व नहीं खोता है। तो अगर ईस्ट में जुपिटर मिला, यानी वो बच्चा का जो हार्मोन्स है, वो येलो लाइट ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। जब येलो लाइट का प्रभाव ज़्यादा रहता है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, फोकस्ड होता है, क्यूरियस होता है। कहा जाता है ना, इसका जुपिटर, इसका तो गुरु स्ट्रांग है, इसका बृहस्पति स्ट्रांग है, ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, ये तो टीचर बनेगा, ये तो शिक्षक बनेगा, या ये तो बस ये ट्रेनर बनेगा। येलो लाइट की यही खासियत है। उसमें भी जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो हाई हो जाते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह काफ़ी डाउन हो जाता है। तो इस तरह से 7 कलर में हम 3 कलर की बात कर लेते हैं। ब्लू लाइट मतलब आप विवग्योर में जैसे ही आपने ब्लू क्रॉस किया, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, और उसके बाद लाइट डीम हो गई, डार्कनेस तक पहुंच गया, ग्रे होते होते ब्लैक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया, ब्लैक तक पहुंच गया, तो फिर उसका असर हमारे हार्मोन्स पे क्या पड़ते हैं? जो हमारा सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन है, ये लो हो जाता है, कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो बच्चा फोकस रहता है, अलर्ट ज़्यादा रहता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट रहता है, और ये ज़्यादा अलर्ट होने की वजह से स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं हैप्पी होना भूल जाता है। एक कॉर्टिसोल तो खुद ही हैप्पी नहीं होने देता और दूसरे हैप्पी हार्मोन्स भी डाउन हो गए, तो ऐसा बच्चा सीरियस ज़्यादा रहता है, इंट्रोवर्ट ज़्यादा होता है। इंट्रोवर्ट रहेगा लेकिन उसे पता सब कुछ है, क्योंकि वो फोकस कर रहा है, माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम अपने पैरामीटर्स देखते हैं ना कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छा अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में है तो वो ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहा है, तो सबसे पहले तो वो अपने बारे में स्ट्रेस लेगा, फिर अपनी फैमिली के बारे में स्ट्रेस लेगा, और वहाँ से उसके एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफिल होंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि ब्लू लाइट, जब शनिदेव का इफेक्ट है कुंडली में, खासकर ऐसे भाव में जहाँ से इंसान का माइंड सीधा कनेक्टेड है, या फिर मून और शनि भगवान का कंजंक्शन है, तो बच्चा सीरियस रहता है, विष योग बनाता है, ऐसी बातें हम ज्योतिष में सुनते हैं। तो होता क्या है कि ब्लू लाइट से इंसान इतना ज़्यादा सीरियस रहता है लाइफ में कि हैप्पी होना वो भूल जाता है, चीज़ों में उसे खुशियाँ नहीं मिलती। तो उसे खुशियाँ किस चीज़ों में मिलती है? वो अपनी असली खुशी ढूंढता ही रहता है। अच्छा, अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लू लाइट का इफेक्ट है, कॉर्टिसोल का इफेक्ट बहुत ही हाई है, कहते हैं ना कि कुछ राशियों में शनि भगवान प्रबल होते हैं, यानी ब्लू लाइट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि जो राहु का पॉइंट है वहाँ से ब्लू लाइट मिलता है, इनफैक्ट अल्ट्रा वायलेट मिलता है, क्योंकि राहु और केतु
दो इनविजिबल पॉइंट हैं और यहाँ से दो इनविजिबल तरह के रेज आते हैं, केतु से इंफ्रारेड और राहु से अल्ट्रावायलेट। शनि भगवान से ब्लू, ग्रे और इनफैक्ट ब्लैक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन ऐसा है शनि भगवान का, क्योंकि बहुत सारे रॉक्स का कॉम्पोजिशन क्लस्टर है एक जगह, कि मोस्टली क्या होता है कि सारे लाइट ऑब्जर्व कर लेते हैं। सारे लाइट जब ऑब्जर्व कर लिए और आपके ठीक ऊपर हैं तो आपको किसी भी तरह का लाइट रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन नहीं मिला। ग्रीन शायद ग्रीन के जोन से आप थोड़ा इधर जाएंगे, ग्रीन, ब्लू, वायलेट थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन हैप्पी हार्मोन्स वाले लाइट तो नहीं मिलेंगे आपको। स्ट्रेस, डिस्ट्रेस वाले हार्मोन्स मिलेंगे, और अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव में है, मतलब वो एकदम डार्क रूप में है, सारे लाइट उन्होंने ऑब्जर्व कर लिए। कहा जाता है ना शनि भगवान का रंग काला है, इसका मतलब कि उन्होंने सारे लाइट ऑब्जर्व कर लिए, आप तक पहुंचा नहीं, कोई चीज़ नहीं पहुंचा, मतलब आप भूखे हैं। आपकी स्थिति वैसी रहेगी कि आपको खाना नहीं मिला, आप भूखे हैं, चीज़ें नहीं मिली। हाँ, खाना मिल गया तो कम मिला तो सेटिस्फैक्शन कम है, ज़्यादा आपने खा लिया, ओवरलोड कर लिया तो वो अलग तरह की समस्या है। एक समस्या है कि खाना बिल्कुल ही नहीं मिला, भूखे हैं। ये कहते हैं ना साढ़े साथी है, साढ़े साथी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब यूनिवर्स से जब लाइट सिस्टम नहीं आ रही है आपके ऊपर, आपकी बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, काम रुक जाता है, तो वो फेज़ निकालना मुश्किल होता है। और इनका जो जोन है वो भी ज़्यादा कवर करते हैं, क्योंकि इनका मास काफ़ी बड़ा है। 3 जोन को एक साथ कवर कर लेते हैं। एक जोन में 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल प्लस 2.5 साल प्लस 2.5 साल यानी 7.5 साल का। अच्छा, मून से इनका सीधा कनेक्शन है। मून का अपना लाइट तो है, क्योंकि मून अगर फुल फॉर्म में है, पूरा ही लाइट अच्छे से थ्रो कर रहा है, तो उसका आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन पूर्णिमा का जो मून है उस समय भी बच्चा थोड़ा हाइपर रहता है, क्योंकि व्हाइट लाइट कुछ एक्सेसिव मिल गया, और अमावस्या का बच्चा वो नेगेटिव जोन में माइंडसेट चला जाता है। सबसे अच्छा बच्चे का जन्म मून का पोजीशन वो रहता है कि शुक्ल पक्ष, आधा शुक्ल पक्ष और आधा कृष्ण पक्ष। मतलब जब मून हाफ फॉर्म में रहता है, तो चाहे शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, हाफ फॉर्म में जब रहता है तो बैलेंस रहता है माइंड का। अच्छा, दूसरा मून का ये काम है कि पीछे से जो लाइट आ रही है, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, ये सभी लाइट में अपना लाइट मिक्स करके अर्थ पे भेजता है। तो इसको कह सकते हैं कि लाइट को वो बूस्ट कर देता है, बूस्टर कह सकते हैं या रेगुलेटर कह सकते हैं। जैसे आपके पास फ्लेम है, तो फ्लेम की स्पीड को बढ़ाना या कम करने के लिए आपके पास रेगुलेटर होता है ना, वैसे ही मून का काम है कि हमारे अर्थ के पास होने की वजह से जो पीछे का लाइट है ये उसे काफ़ी हद तक रेगुलेट कर देता है। एक्सट्रीमली बढ़ा सकता है, रोक भी सकता है। अगर कृष्ण पक्ष का मून है, चंद्रमा है, यानी कि उस पर खुद की लाइट पड़ नहीं रही है, उसका डार्क साइड अर्थ के तरफ है और पीछे से आने वाली लाइट को भी वो रोक रहा है। तो इस तरीके से हम ज्योतिष में पढ़ते हैं कि चंद्र का योग जब अलग अलग ग्रहों के साथ बनता है तो अलग अलग योग, राजयोग या दुर्योग बनते हैं। ये पहले के ज़माने की ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो अभी हमारी भाषा चेंज हो गई है, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है, तो हमारे शब्द भी चेंज होने चाहिए। क्योंकि आज की जनरेशन का जो सिर्फ इससे काम नहीं चलता है कि हाँ किसी ने कह दिया, लिखा हुआ है तो विश्वास कर ले, क्योंकि वो लॉजिक पे जब तक नहीं बैठेगा उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो कोशिश यही है कि लॉजिक पे इसको सफिशिएंटली आज के टाइम के हिसाब से कन्वे किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, ताकि सबके लॉजिक पे ये चीज़ें बैठे कि हाँ ये कैसे काम करती है। अब मून का कंजंक्शन मार्स से है और मून भी शुक्ल पक्ष का है, यानी कि न्यू मून से फुल मून तक जाने का असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब उसकी लाइट सफिशिएंट है, बढ़ रही है। और पीछे से आपको रेड लाइट तो पहले ही मार्स की अगर मून के साथ आ जाए, बच्चे का जन्म उस समय हो रहा है, तो लाइफ लॉन्ग तो वो तो फिर ऐसा बच्चा रहेगा कि खुशी रहेगा, हमेशा जील रहेगा, वो अपनी फैमिली में सबको हैंडल करेगा, मतलब हंसी मजाक सब लोग उससे खुश रहेंगे। अच्छा, पीछे से सैटर्न है और इधर से मून, या तो ज़रूरत से ज़्यादा बूस्ट कर दे या फिर रोक ले। कॉर्टिसोल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया या ज़रूरत से ज़्यादा डाउन है। हालांकि कॉर्टिसोल का इफेक्ट हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा लो है तो डिप्रेशन है, पर्पस नहीं मिल रही लाइफ की। जब पर्पसलेस आदमी फील करता है तो वो डिप्रेस रहता है कि उसको समझ में नहीं आता है क्या करे नहीं क्या करे। और एक्स्ट्रा पर्पस मिल जाए तो पर्पस भी इतने हाई लेवल का मिलता है कि उसे दीन दुनिया समाज, अपने रिश्तेदार, बच्चे, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, इनमें खुशियां मिल नहीं पाती, क्योंकि उसका पर्पस कुछ हाई लेवल का है, उसे कुछ हाई लेवल, उसने स्ट्रेस फोकस लगा रखा है कुछ बड़ी चीज़ें ढूंढने में, तो वो उसके लिए अच्छा है, उसके अगल बगल के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में जो मून और सैटर्न का जो कंजंक्शन है उसे लोग नेगेटिव ही लेते हैं कि अब किसी का बच्चा है वो चला गया रिसर्च बनने, साधु बनने, सन्यासी बनने, या फिर सन्यास लेने या विरक्ति लेने, तो माँ बाप भी खुश नहीं, पत्नी भी खुश नहीं। हाँ, वो हो सकता है अपने लिए खुश है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का कुछ अलग ही लेवल का पर्पस मिल गया जिसमें उसको संतुष्टि मिल रही है।
या फिर इस तरह का कॉर्टिसोल है, कुछ ज़्यादा पैरामीटर पे डाउन है कि वो पर्पसलेस फील करता है, डिप्रेस फील करता है, खुश तो वो नहीं रहेगा। खुश तो दोनों ही कैटेगरी में, क्योंकि खुशियों का जो पैरामीटर वो अलग टाइप का हो जाता है। फिर उसे घर में बैठ के हा ही टीवी देखने, सीरियल देखने में मज़ा नहीं आएगा, शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आएगा, पार्टी करने में मज़ा नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि रिश्तेदारों के साथ रहना ढोना भी में भी मज़ा नहीं आए। तो जब इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आए तो हो सकता है कई लोग तो ज़्यादा मतलब बंधन में बंधना ही नहीं चाहते, मतलब घर गृहस्थी में बंधना ही नहीं चाहते। अगर बंध गए तो निभा नहीं पाते हैं, या मतलब निभाने जो घर गृहस्थी को निभाने का एक जो जिम्मेदारी होता है उसमें वो सुख नहीं, मतलब वो पर्पसलेस फील करते हैं कि क्या रखा है इन सब चीज़ों में, तो वो निकल लेते हैं फिर अलग। तो इसलिए सैटर्न मून का कंजंक्शन ज्योतिष में ज़्यादातर सोसाइटी कम्युनिटी के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है। हो सकता है उसके पर्सनल लेवल पे किसी का उसको संतुष्टि दे रहा हो, उसके लिए अच्छा हो, क्योंकि कई बार सैटर्न मून के कंजंक्शन में लोग बड़े बड़े रिसर्चर विद्वान बनते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जो किसी ने नहीं ढूंढी हो अभी तक। या ज़्यादा ही पर्पसलेस फील हो जाए तो वो डिप्रेशन में ऐसा चला जाए कि खुद की ज़िंदगी उसे अपने आप पे बोझ लगने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि हार्मोन्स का रिलेशन होता है, और हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं लाइट। ये हार्मोन्स अप होते हैं, डाउन होते हैं, और अलग तरह का केमिकल रिएक्शन बॉडी में क्रिएट करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि माइंड तक एक मैसेज पहुंचाना। इसी को तो कहते हैं इंटेलिजेंस। जैसे लोग क्लेम करते हैं ना कि ये सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, एवोल्यूशन की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसमें भगवान का, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना क्लेम करते हैं कि भगवान का रोल नहीं है, क्योंकि ये सब तो एवोल्यूशन के थ्रू हो रहा है। हम सब एवोल्यूशन की वजह से आज जो भी हैं, जिस तरीके के हैं, एवोल्यूशन की वजह से हैं। लेकिन ये एक जो छोटी सी चीज़ है, इसका आंसर कौन देगा कि जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स का केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारा जो वो मैसेज पहुंचाता है माइंड तक कि अभी हैप्पी फील करना है, अभी स्ट्रेस फील करना है। अगर एक सेल भी डैमेज होती है ना, एक कट लग जाता है कहीं पे, तो वो सेल, जब नया सेल आता है तो उसके आसपास एंजाइम्स बनते हैं। वो एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू उस सेल को मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई तुम एक उंगली के सेल हो, या एक लीवर के सेल हो, या हार्ट के सेल हो, या तुम चेहरे के किसी पार्ट के सेल हो, और तुम्हें इस बनावट से अपने आप को बनाना है। अगर इंटरनल डैमेज भी हो जाए, किसी को चोट लग जाए और इंटरनल इंजरी हो जाए, तो वहाँ पर जो सेल डैमेज होता है और जो न्यू सेल डेवलप करता है, उसको ये मैसेज दिया जाता है कि भाई तुम लीवर के सेल हो, तुम्हें किडनी की तरह फॉर्म नहीं होना है, लीवर की तरह फॉर्म होना है। ये एंजाइम्स उन्हें उसे मैसेज देता है। उस मैसेज को देने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, जो इंटेलिजेंस पूरे यूनिवर्स में काम करती है, और उसी इंटेलिजेंस को हम लोग ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड कहते हैं। अच्छा, अगर एक एवोल्यूशन थ्योरी पे, ठीक है, एवोल्यूशन अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन ये एक बात ये भी निकल के आती है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रही है। कि एक सिंगुलर सेल भी जब एवोल्यूशन के दौरान अपने आप को मल्टी सेलुलर स्पीशीज़ की तरह इवॉल्व करता है, तो वो 4 तरीके से करता है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। सपोज 4 तरीके का हमने नाम रख दिया ABCD। ए की तरह ट्राई किया तो उसने वो फेल कर जाता है, वो नहीं इवॉल्व करता। बी की तरह भी फेल कर जाता है, नहीं इवॉल्व कर पाता। डी की तरह भी इवॉल्व करता है, ट्राई करता, नहीं कर पाता। और सी की तरह जब उसने ट्राई किया तो वो इवॉल्व कर जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन में जिसमें सक्सेस मिली उसमें इवॉल्व कर जाता है। फिर नेक्स्ट उस एवोल्यूशन प्रोसेस में वो A, B और D की तरह ट्राई नहीं करता, वो C की तरह ट्राई करके मल्टी सेलुलर से एवोल्यूशन के क्रम में स्टेप में 1 2 3 4 वो आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा, आप कुछ काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, आप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, सपोज आप खाना ही बनाते हैं या आप कुछ भी क्रिएटिव करते हैं, तो एक तरीके से आपने बनाया तो वो फेल कर गया या अच्छा नहीं बना, तो आपने दूसरे तरीके से बनाया, वो अच्छा लगा आपको। तो आपके अंदर इंटेलिजेंस है ना, ये डिसाइड करने के लिए कि A, B की तरह जब मैंने खाना बनाया तो वो अच्छा नहीं लगा, मुझे C की तरह ही बनाना है। ये किसी इंटेलिजेंस लेस मशीन को बता के देखिए, एक रोबोट, AI नहीं, AI लेस रोबोट से काम लेके देखिए। आजकल तो निकला है ना कि रोबोटिक मॉपिंग सिस्टम, जो डिवाइस होता है हमारा, जो घर में मॉप करता है, उसको टास्क बताइए कि ये एरिया क्लीन करना है। वो उस एरिया में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स है वो उससे टकराते रहेगा, लेकिन लेफ्ट या राइट से निकल के आगे नहीं जाएगा। अगर AI नहीं है उसमें, तो AI है, इंटेलिजेंस है, तो वो लेफ्ट या राइट से निकल करके आगे चला जाएगा, क्योंकि उसने जहाँ पे वो फेल हुआ उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया, सक्सेस का तरीका निकाला, और जब सक्सीड कर गया तो उसने अपने इंटेलिजेंट जो सिस्टम है, जिसे हम कह सकते हैं मेमोरी कार्ड, उसमें उसने फीड कर लिया कि ये तरीका मुझे अपनाना है,
मुझे सक्सेस मिलेगी। तो एवोल्यूशन भी क्या इंटेलिजेंस के बिना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इंटेलिजेंस के बिना एवोल्यूशन के प्रोसेस में नेचुरली सेलेक्ट करना ही पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह रगड़ते रह जाएंगे, फेल होंगे, रगड़ते रह जाएंगे, फेल होंगे। उस फेलियर को डिनाई करके नया तरीका अपना करके सक्सीड करना एवोल्यूशन में ये इंटेलिजेंस करता है। ये इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? जहां से भी आता है, ये इंटेलिजेंस को ही हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं। तो गॉडलेस तो है ही नहीं, ये पूरा फिनोमिना सिस्टम एवोल्यूशन गॉडलेस तो है ही नहीं। गॉडलेस कोई स्ट्रक्चर नहीं, ये इंटेलिजेंस है। हाँ, ये गॉड का कॉन्सेप्ट रिलीजन में अलग अलग कैसे है, ये अलग टॉपिक है बात करने का। लेकिन सारे रिलीजन में जो अल्टीमेट जो कहते हैं ना मर्म, अंदर का जो सोच है कि जो हमारे गॉड हैं, सुप्रीम इंटेलिजेंस यही है। तो ये बात हो जाती है। तो हमने बात की कि यहाँ पर लाइट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। अच्छा, ट्रांजिट में भी जब ये सोलर सिस्टम में रेवोल्यूशन रिवॉल्व, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्व अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो जहाँ जहाँ जो जो प्लैनेट्स के लाइट्स इसको मिलते हैं, वैसे वैसे इस अर्थ पे सारी स्पीशीज, अच्छा दूसरे स्पीशीज तो इतने इवॉल्व नहीं है कि इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, फील करते होंगे, हम फील करते हैं। और अब हमने मतलब एज अ ह्यूमन स्पीसीज इसको डिटेक्ट भी करते हैं और इसे एक्सप्रेस भी करते हैं। तो जिस दिन मून और मार्स का ट्रांजिट में कंजंक्शन बनता है, उस दिन आप हैप्पी फील करते हैं, पूरी दुनिया हैप्पी फील करती है। और जिस दिन मून और मरकरी का कंजंक्शन बनता है, उस दिन सारी दुनिया, या जुपिटर और मून का कंजंक्शन बनता है, उस दिन भी सारी दुनिया एक्टिव फील करती है, कुछ नया क्रिएट करने का, कुछ नया इस तरीके से फील करती है। और सबसे बड़ा कंजंक्शन जो मतलब जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, एक मून और मार्स का हो गया, दूसरा मून और सैटर्न का हो गया। उस दिन कॉर्टिसोल लेवल सभी का इतना हाई रहता है कि सारे ही लोग उस समय स्ट्रेस फील करते हैं, पर किसी को पता नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और आम जनमानस में तो एस्ट्रोलॉजी की उतनी समझ नहीं है कि अब तो ऐप हो गया, अब तो काफ़ी इजी हो गया, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐप खोल के देख सके कि कंजंक्शन किसके साथ बन रहा है। अगर पता है या अवेयरनेस है तो खोल करके देखे ऐप की ट्रांजिट मून और सैटर्न का बन रहा है, मतलब एक लाइन में है अर्थ, सैटर्न, मून, और उस दिन आपको कैसा फील होता है? उस दिन आप हेवी फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, इरिटेटेड फील करेंगे। तो जिनके पास हायर पर्पस है कुछ रिसर्च बेस करने का, क्योंकि फिर आपको फैमिली में तो उस दिन मन नहीं लगेगा, हर लोगों की हरकतें आपको इरिटेट करेगी, बच्चा अलग इरिटेट करेगा, वही पति पत्नी है, नॉर्मली बात करते हैं सेम जिस तरीके से, लेकिन उस दिन बात करेंगे वो अपनी सेम जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन उस दिन अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उसका टोन आपको हाई फील होगा। या फैमिली में अगर फादर सन है, सन मदर है, या ब्रदर सिस्टर है, अगर मून और मार्स का कंजंक्शन है तो चिल्ला चिल्ला के भी आपस में खेलेंगे कूदेंगे। और अगर सैटर्न मून का कंजंक्शन है तो नॉर्मल भी बात करेंगे तो एक दूसरे का टोन इरिटेटेड लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग फील होगी, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम बोलना क्या चाहते हो, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल सबका हाई है। फिर जिसका जिस पे चलता है वो अपना इरिटेशन उस पर निकालेगा। कहते हैं ना, मतलब इंडिया में, अगर आप इंडिया में है तो ये ज़्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि इंडिया में जो वुमेन्स होती हैं ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, तो बाहर नहीं जाती। और यहाँ पे क्या होता है कि सेंटिमेंट्स अलग तरह के हैं, लुकआउट अलग तरह का है। तो हस्बैंड बाहर से, जो दिन भर जिसने बाहर से काम किया, उसका बॉस इरिटेटेड है, उसने भड़ास निकाला अपने एम्प्लॉय पे, वो एम्प्लॉय जो किसी का हस्बैंड है वो घर गया, वो अपना इरिटेशन ऑफिस का और पूरे रास्ते जो घर तक ट्रैवल करते हुए उसने जो चीज़ जहाँ जहाँ वो इरिटेटेड फील हुआ, उस सभी का भड़ास, और ऊपर से खाने में कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए, या खाने में नहीं भी हो लेकिन सिंपली एक अच्छा खाना भी उस दिन उसको बुरा लगेगा और वो अपना भड़ास अपनी वाइफ पे निकालेगा। अच्छा, वाइफ का हस्बैंड पे चल रहा है तो वो वापस उस पर भड़ास निकालेगी, नहीं चलता है तो बच्चों पे निकालेगी, बच्चे आपस में मारपीट कर लेंगे। ये मैंने एक चेन कैसे बनता है ये मैंने बताया। या फिर स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल ने अपना भड़ास किसी टीचर पे निकाल दिया तो टीचर फिर आके उस दिन देखो कैसे पढ़ाता है। और ये अक्सर होता है जिस दिन ट्रांजिट में मून सैटर्न रहे। कुछ इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं जिनका पर्पस हाई रहता है और वो इस चीज़ को अच्छे से डील कर पाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपने कभी स्वामी विवेकानंद की कुंडली देखी होगी। जन्म के टाइम पे मून और सैटर्न का कंजंक्शन था, पर बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और रिसर्चर थे वो। अच्छा, रिसर्च करने वाले लोग ऐसे टाइम पे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, फिर वो दीन दुनिया से तो इरिटेटेड फील करते हैं, तो लगते ही नहीं है उधर लगते ही नहीं है, तो फिर लगना किस में है, उन्हें पता रहता है अपने मन का, कुछ करते हैं अच्छा रिसर्च वगैरह और कुछ जानने समझने की। हाँ, ऐसे लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड रिसर्च करने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, या मेटाफिजिक्स की बातें करेंगे। डिपेंड करता है कि कंजंक्शन किस एंगल पे बना है। कहते हैं ना कि हाँ इस राशि में बना है या इस राशि में है। इन सब चीज़ों का डिटेल में हम लोग बात आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइट्स जो कंजंक्शन बेसिकली क्या होता है, लाइट का सारा फिनोमेना है। लाइट कम या ज़्यादा,
तो मून और सैटर्न के कंजंक्शन में ज्योतिष के लैंग्वेज में से विषय कहते हैं। और तो कहा जाता है ना कि शिव जी, जो शनि भगवान की जो ऊर्जा है वो शिव जी की है, चंद्रमा की जो ऊर्जा है फेमिनिन है, तो माँ पार्वती की है। तो शिव पार्वती का योग हो रहा है, तो उस दिन शिवरात्रि है, तो लोग पूजा आराधना में बिजी रहते हैं कि उस समय लड़ाई झगड़ा करना, वो ये हम एज अ कम्युनिटी जो ऋषियों ने ढूंढा था, तो कम्युनिटी को कैसे, जैसे कहते हैं ना कि परिवार का हेड परिवार चलाता है, तो ऐसे हर सोसाइटी में कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनका पर्पस ही होता है कि कम्युनिटी में कुछ ऐसी बातें दे जाए कि कम्युनिटी अच्छे से चले, ज़्यादा इसमें कलेश ना हो। तो शिव पार्वती का योग होता है उस दिन, तो शिवरात्रि मनाओ, पूजा पाठ करो, गाना बजाना करो। अंदर से फील कर रहे हो स्ट्रेस, उस समय बीपी हाई है, हार्ट बीट हाई है, लेकिन गाना बजाना में सब भूले हुए हो, तो उस समय क्या ही लड़ेंगे झगड़ेंगे लोग अगर शिवरात्रि मना रहे हैं। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में शिवरात्रि नहीं मना रहे हैं, तो जहाँ नहीं मना रहे हैं तो वहाँ भी लाइफ रुकती नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता है, कुत्ते बिल्ली भी सड़क पे लड़ लेते हैं उस दिन, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। तो हर महीने में कुछ ट्रांजिट में ऐसे कंजंक्शन बनते हैं, कुछ कॉम्पोजिशन बनते हैं कि जिस समय विषय का फल रहता है, मतलब सैटर्न और मून का कॉम्पोजिशन रहता है, तो उसका प्रभाव ये होता है। मून और मंगल का जो योग बनता है, चाहे वो आमने सामने बने, साथ में कंजंक्शन में बने, या 180 डिग्री के एंगल पर है, कुछ एंगल फिक्स किए, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं ना कि अगर, क्योंकि मंगल की जो 3 दृष्टियां बताई गई हैं वो है चौथी, 7वीं और 8वीं, मतलब ये एंगल फिक्स है कि इस एंगल पे इफेक्ट जो लाइट का है वो सबसे ज़्यादा है, और वहाँ इफेक्ट उस समय सुप्रीम रहेगा। इफेक्ट तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स पोजिशंस होते हैं जहाँ किसी चीज़ का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो उस समय लोग मस्ती में रहते हैं, हंसते खेलते गाते हैं। पहले जन्म के ट्रांजिट में जब ऐसा कंजंक्शन बनता है तो लोगों को इतना मतलब परिवर्तन फील होता है अपने डेली लाइफ में। कहते हैं ना, किसी दिन आप गुस्से में हैं, किसी दिन आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं, तो किसी दिन आप इतना हैप्पी फील कर रहे हैं कि कुछ किसी ने आकर के आपको 2 बातें कह भी दी तो है, छोड़ो जाने दो, उसके मुंह क्या लगना, या करते हैं। तो ये डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होता है। तो जो बच्चा जब जन्म लिया, उसका फर्स्ट एक्सपोजर हुआ उस समय, तो वो तो लाइफ टाइम के लिए उसका नेचर सेट हो गया। 2 तरीके से काम करता है। एक, जन्म के टाइम पे जब पहला एक्सपोजर हुआ तो वहां से नेचर सेट हो गया, हार्मोन्स वहां से सेट हो गए लाइट के हिसाब से, और वो नेचर लेकर के जिंदगी भर जैसे जैसे ट्रांजिट बनेगा वैसे वैसे उसके मूड स्विंग्स होंगे, उस पर इफेक्ट आएगा। हाँ, पहले से अगर जन्म के टाइम से ही डोपामाइन हाई है, सारे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स अच्छे कंडीशन में है, तो थोड़ा बहुत कॉर्टिसोल हाई भी हो गया तो वो बर्दाश्त कर लेता है। और अगर ट्रांजिट में ही मून और मार्स का कंजंक्शन बन रहा है, रेड लाइट आ रहा है, तब तो भाई बल्ले बल्ले नाचना गाना पार्टी करना सब कुछ होगा। और जिसका जन्म के टाइम में कॉर्टिसोल हाई है और ट्रांजिट के टाइम में भी हर महीने हाई होता है, तो फिर 2 कैटेगरी के हैं, या तो एक्सट्रीम मिला तो पॉजिटिव, अगर एक्सट्रीम मिला तो नेगेटिव। हाँ, दुनिया से कट तो जाएगा, इरिटेटेड तो फील करेगा, लेकिन किसी में कहीं कहीं पर्पस मिलता है तो वो निभ जाता है उसकी जिंदगी। कभी कभी पर्पस लेस हो जाता है तो डिप्रेशन फील करता है, क्योंकि मून और सैटर्न का कंजंक्शन बर्थ टाइम में रहे या ट्रांजिट में बने, तो फिर रिश्तेदारों से एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही लेवल के होते हैं, और वहाँ वो फुलफिल हो नहीं पाया। कहते हैं ना, एक ही इंसान, किसी को अच्छा लगता है, दूसरे को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि किसी के एक्सपेक्टेशन उस इंसान से अलग तरह के हैं, दूसरे के एक्सपेक्टेशंस उस इंसान से अलग तरह के हैं। तो इंसान अच्छा है बुरा वो तो इंसान पे छोड़ दीजिए, लेकिन जिसे अच्छा लग रहा है और वही इंसान किसी को बुरा लग रहा है, इसका मतलब दोनों के एक्सपेक्टेशंस उस इंसान से अलग अलग हैं। किसी के एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं जिसपे वो खरा उतर रहा है, किसी के एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि वो खरा नहीं उतर रहा, तो उसे वो बुरा लगता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं? तो जब कॉर्टिसोल हाई रहता है तो फिर वो कोई भी उसके जो रिश्तेदार कह लीजिए, मतलब जिनके जो लोग उनके आसपास रह रहे हैं वो उनको अच्छे नहीं लगेंगे, मतलब उनके बिहेवियर उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाएंगे। तो या तो वो ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहेगा, हाई करेगा, या फिर अपना कुछ पर्पस उसने ढूंढ लिया और वहाँ लग जाएगा। तो ये सारा ये खेल है। हाँ, मैंने जो बातें की अभी तक एस्ट्रोलॉजी की, ये लाइट्स की का इफेक्ट मैंने बॉडी और माइंड पे बताने की कोशिश की। ज्योतिष में तो इसका इफेक्ट और भी है कि ये सारे कॉम्पोजिशन जो स्टार्स के बनते हैं, मैंने इसका एक फिनोमेना अभी तक डिस्क्राइब किया है, वो है लाइट। दूसरा ग्रेविटी भी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि जब ग्रेविटी कुछ ऐसी बनती है जिसमें प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, उस समय भी इंसान को स्ट्रेस फील होता है, या स्ट्रेस किसी दिन वो स्ट्रेसलेस रहता है, तो उसमें भी उसके मूड स्विंग्स होते हैं, उसका नेचर होता है, फिर वो उस तरीके से बिहेव करता है। तो ग्रेविटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब सूर्य, चंद्रमा और अर्थ एक लाइन में रहे, जिस दिन पूर्णिमा रहे या जिस दिन अमावस्या रहे। ये दोनों कंडीशन ऐसी होती है कि क्योंकि मून हमारे चारों तरफ सिर्फ अर्थ ही नहीं है जो हमारे ग्रेविटी को बैलेंस कर रही है, चंद्रमा भी है। चंद्रमा भी का भी ग्रेविटी का असर हमारे ऊपर होता है।
क्योंकि इस पूरी दुनिया में जो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है वो मून की ग्रेविटी को सबसे कम फील कर पाता है, क्योंकि वो उसके एटम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से टाइटली कंजक्टेड होते हैं कि मून की ग्रेविटी को प्रोपोर्शनेटली लिक्विड और गैस से वो ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाता है, अर्थ से चिपक के रहता है। लेकिन जो वाटर मटेरियल है उसके एटम्स में बीच में स्पेस होता है, तो वो है तो अर्थ पे, लेकिन जब मून उसके ठीक सामने आता है तो उसकी ग्रेविटी से वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि समुद्र में टाइड्स आती है, अगर फुल मून है तो हाई टाइड, न्यू मून है तो लो टाइड। तो वाटर जो है वो मून की ग्रेविटी से, और मून का पोजीशन कहीं भी रहे तो नहीं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आना चाहिए, तो वाटर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है इस पृथ्वी पर। और जो गैस है वो उससे ज़्यादा भी हो जाता है। गैस के बारे में, क्योंकि जितने भी गैस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो लोग इसके बारे में सोचते कम है। उदाहरण देना मुश्किल है वाटर का क्योंकि ये विजिबल होता है तो इसका उदाहरण उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है, क्योंकि कोई भी लोग इस तथ्य को समझ सकता है। गैस से रिलेटेड तथ्य को समझना इतना आसान नहीं। तो हमारा जो बॉडी है इसमें 70% वाटर है, और जो हमारे अंदर जो मूड स्विंग्स होते हैं इसमें वाटर तत्व का बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर तत्व में आपके ब्लड भी आ जाते हैं, सिर्फ वाटर नहीं, इसमें ब्लड भी आ जाते हैं, लिक्विड सारी चीज़ें आ जाती हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो हार्मोन्स हो। अच्छा, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में रहेंगे तो उस समय आपका ब्लड फ्लो या तो हाई रहेगा या लो रहेगा, ठीक हाई टाइड की तरह या लो टाइड की तरह। और इसी में पहले से ही किसी को प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो हाई या लो फील करेगा। हाई प्रेशर वाले हाई टाइड के टाइम पे ज़्यादा हाइपर फील करते हैं। हाँ, हाई प्रेशर वाले जिस दिन लो टाइड रहेगा, यानी कि जिस दिन न्यू मून रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर वाले उस दिन थोड़ा सूदिंग फील करेंगे, नॉर्मल फील करेंगे, उन्हें ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा। लो वाले ठीक इसके अपोजिट फील करेंगे, जिस दिन हाई टाइड रहेगा लो वाले अच्छा फील करेंगे, ठीक करेंगे, और जिस दिन लो टाइड रहेगा लो वाले और लो फील करते हैं। दोनों का नेचर, मूड स्विंग अलग अलग होता है। जब ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है तो आप इरिटेटेड फील करेंगे, उस दिन आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। लो वाले भी अलग तरह से फील करते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जिस बच्चे का जन्म ही ऐसे टाइम पे हुआ है, पूर्णिमा या अमावस्या, उसका तो जिंदगी भर के लिए वो सिस्टम वहाँ फिक्स हो गया। अब जैसे जैसे ट्रांजिट में वो सिचुएशन बनेगी उसका वो नेचर ट्रिगर करेगा। ये अलग अलग चीज़ें हैं, पूर्णिमा में किस तरह का नेचर होता है, अमावस्या में किस तरह का नेचर होता है, तो ये तो खैर चर्चा का विषय है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है। अभी तक तो बात यहाँ रहेगी, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी समझने से पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी कुछ काम की चीज़ है कि नहीं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। पहले हम ये तो समझ ले कि काम करती भी हैं कि नहीं, क्या चीज़ें हैं जो काम करती हैं, फिर तो हम एस्ट्रोलॉजी समझेंगे कि भाई ये इसमें इसका इफेक्ट क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है। पहले तो लोगों को ये नहीं पता कि चीज़ें क्या काम कर रही हैं, तो बस तोता की तरह बुक में पढ़ लिया कि हाँ ऐसे ऐसे इफेक्ट है, बोलना शुरू कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि जिसने ग्रंथ लिखे उसने अपने हिसाब से पूरा रिसर्च करके लिखा, लेकिन टाइम के हिसाब से कभी कभी रिसर्च चेंज हो जाती है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। हार्मोन्स भी हमारे काफ़ी चेंज हो गए हैं। पहले के जो हार्मोन्स तो सेम ही है, लेकिन जो उसके सिम्टम्स आते हैं वो समय के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो हमने देखा कि ग्रेविटी, और पहला तो असर जो एस्ट्रोलॉजी समझने की कोशिश करता है ये है ब्रह्मांड से आने वाली रोशनी का असर हमारे ऊपर, और दूसरा समझने की कोशिश करता है ग्रेविटी का असर हमारे ऊपर। तो इस एपिसोड में हमने बात की कि लाइट का क्या इफेक्ट है, और दूसरा ग्रेविटी का इफेक्ट है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे, हमने समझ ली है कि चीज़ों का इफेक्ट होता है, अब हम समझेंगे कि चीज़ों का इफेक्ट कैसे कैसे होता है। अब हॉरोस्कोप का मतलब है कि अर्थ से 12 ज़ोडिएक साइन में प्लैनेट्स जहाँ जहाँ रहते हैं तो लाइट हमारे ऊपर कैसे पड़ती है, कितना इसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे ज़ोडिएक साइन क्या है, राशियाँ क्या है, 30 डिग्री की ही क्यों है, 13 या 11 क्यों नहीं है, 5 या 15 क्यों नहीं है। ठीक है, हैव अ गुड डे।